आज हम लोग पहले इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से दी है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसकी, सबका कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन सारे कंसेप्ट में एक ही बेसिक चीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं, धन संबंधी क्रियाएं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अनुसार हमें इसे शॉर्ट में, संक्षिप्त में पढ़ना है, इसलिए इसे संक्षेप में ही हम समझाएंगे। 4 बेसिस पर इसको हमने बांटा है: वेल्थ कंसेप्ट, वेलफेयर कंसेप्ट, स्कार्सिटी कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट। अब आते हैं वेल्थ कंसेप्ट, धन संबंधी अवधारणा। इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? इस कंसेप्ट के अनुसार धन ही सब कुछ है, वेल्थ इज एवरीथिंग। धन कहाँ से अर्जित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन समाज में कैसे हो, लोग उसका प्रयोग कैसे करें, धन की बचत कैसे हो, उसका निवेश कहाँ कहाँ किया जाए, इन सारे टॉपिक्स पर हम इस कंसेप्ट में विचार करते हैं। अर्थशास्त्र में इन्हीं तत्वों पर विचार किया जाता है, इन्हीं से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इस कंसेप्ट के समर्थकों में जे.बी. से, जे. स्मिल, रिकार्डो, एडम स्मिथ इत्यादि अर्थशास्त्री हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम एडम स्मिथ का आता है। इन्हें, एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के पिता। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। भी कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। तो इनके समकालीन अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो भी हैं, जे.बी. से हैं, जे. स्मिल हैं इत्यादि, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं। इन सब ने इस कंसेप्ट का समर्थन किया कि अर्थशास्त्र में धन से संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे धन कहाँ से अर्जित करें, धन कैसे बढ़ाया जाए, समाज में इसका वितरण कैसे हो, लोग इसका उपयोग कैसे करें, धन की बचत कैसे की जाए, इसका निवेश कहाँ कहाँ किया जाए, इन्हीं सारे तत्वों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब आते हैं एडम स्मिथ की परिभाषा किस तरह है। इन्होंने भी धन पर ही सबसे अधिक जोर दिया है, बल दिया है। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में इनका बुक आया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 ईस्वी में इनका बुक पब्लिश हुआ। उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। पूरी किताब इस पर, लेकिन उसका जो संक्षेपण है, समरी हमने यहाँ लिखा है। पूरे डिफिनीशन को नहीं लिखा जा सकता, पूरी किताब को। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली, उनके अनुसार
अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने धन पर सबसे अधिक जोर दिया है। इनके अनुसार धन ही सब कुछ है, मनुष्य धन के लिए है, धन मनुष्य के लिए नहीं है। यानी इन्होंने धन को एंड्स मान लिया है, साध्य मान लिया है, मंजिल मान लिया है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है धन के लिए ही करता है। जबकि इनके आलोचकों ने ये प्रमाणित किया है, ये बताया है कि धन साध्य हो सकता है, मीन्स हो सकता है मानव कल्याण का। धन जो है, धन साधन हो सकता है, धन मीन्स हो सकता है मानव कल्याण का, साध्य नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकता है। मंजिल प्राप्त करने का, मनुष्य के आर्थिक कल्याण का साधन मात्र है धन, मीन्स है, एंड नहीं है। तो ये धन संबंधी परिभाषा हुआ। इसके बाद 1776 ईस्वी के बाद करीब 100 सालों के बाद नया कंसेप्ट आया, वेलफेयर कंसेप्ट, कल्याणकारी अवधारणा। ये अवधारणा बताता है कि अर्थशास्त्र में उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे मानव कल्याण हो, मानव का भौतिक कल्याण हो, यानी मनुष्य का आर्थिक कल्याण हो। अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे मनुष्य का भौतिक कल्याण हो। इनमें कई नाम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम वेलफेयर कंसेप्ट में देने वालों में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का है। इनका बुक आया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 ईस्वी में आया। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें इन्होंने अपना डिफिनीशन दिया। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये इनके पूरा किताब नहीं है, उसका निचोड़ है, समरी है। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध जन कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। इस कल्याणकारी अवधारणा में अर्थशास्त्र ये कहता है कि उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाएगा जिससे मनुष्य का जन कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो, लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। जिन क्रियाओं से आर्थिक कल्याण नहीं हो, जो क्रियाएं गैर आर्थिक हैं, अभौतिक हैं, उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाएगा। इनके परिभाषा का यही मतलब हुआ कि केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन होता है जिससे मनुष्य का जन कल्याण हो, मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो, मनुष्य का भौतिक कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो। यानी जो अभौतिक कल्याण वाली वस्तुएं हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। इस डिफिनीशन का मतलब यही हुआ। और ये कल्याणकारी अवधारणा का नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि अर्थशास्त्र में सभी क्रियाओं का हम स्टडी करते हैं, चाहे उनसे भौतिक कल्याण हो या ना हो। तो ये वेलफेयर कंसेप्ट हुआ, 1890 में आया।
इसके मुख्य जनक डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का डिफिनीशन दिया। तो कब इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ? 1890 में। इनके पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये सब। धन संबंधी परिभाषा के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इन्हें। इनकी पुस्तक कब आई थी? 1776 ईस्वी में। इनके किताब का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सब पर ऑब्जेक्टिव आता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जैसे जैसे समय काल बीतता गया है वैसे वैसे परिभाषाओं में सुधार होते गया। बेसिक कंसेप्ट को किसी ने नहीं छोड़ा है, लेकिन उसमें अर्थशास्त्री लोग ऐड करते गए। दुनिया में जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं सबका कंसेप्ट, सबका विचार एक जैसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ एक 7वां मत आ जाता है, 7वां डिफिनीशन आ जाता है। तो समय काल के अनुसार इम्प्रूव्ड डिफिनीशन, सुधार करके परिभाषाएं आती गई हैं, जो पिछली परिभाषाओं में कुछ न कुछ नया चीज़ जुड़ते गया। अब तीसरा जो कंसेप्ट है स्कार्सिटी कंसेप्ट, ये वेलफेयर कंसेप्ट से भी डिटेल्ड है, बल्कि सबसे बेहतरीन कंसेप्ट इसको माना गया है। ये दोनों कंसेप्ट से, वेल्थ कंसेप्ट और वेलफेयर कंसेप्ट, ये दोनों से बढ़िया डिफिनीशन इसको माना गया है। दुर्लभता, सीमितता, अभाव की अवधारणा। इसके समर्थकों में प्रोफेसर रॉबिन्सन हैं, जेबी से हैं, ये इत्यादि लोग अर्थशास्त्री हैं इसके समर्थकों में। और मुख्य नाम आता है प्रोफेसर रॉबिन्सन का। इन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इनकी किताब का नाम क्या है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में पब्लिश हुई थी। उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया है, जिसका निचोड़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये मेन चीज है इसमें। एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच है और अल्टरनेटिव यूजेज। तो इनका अनुसार इन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान के काफ़ी नज़दीक ला दिया। इनकी परिभाषा को साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और जो हमारी वर्तमान परिभाषा है, इस समय जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो लगभग इन्हीं का कंसेप्ट है, रॉबिन्सन का। इन्होंने सीमित साधन, दुर्लभ साधन यानी साधनों के अभाव पर जोर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य की ज़रूरतें असीमित हैं, लेकिन उसे पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित हैं, स्क्वायर मीन्स हैं। लेकिन ज़रूरतें जो हैं अनलिमिटेड हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड। हाँ, जो हमारे पास साधन हैं उनका वैकल्पिक प्रयोग यानी एक से अधिक प्रयोग, एक ही साधन से हम कई प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने चुनाव के अर्थशास्त्र को चुनाव की समस्या बताया है। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है।
इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस। क्यों चुनाव कहाँ से आ गया इसमें? तो इन्होंने साधनों की दुर्लभता और उनके चुनाव के बीच संबंध को जोड़ा है। साधनों की सीमितता यानी हमें हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के जो रिसोर्स मेरे पास हमारे पास हैं वे सीमित हैं, अतः उन्हें जब हम अपनी असीमित आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं तो चुनाव करते हैं, क्योंकि हम अपनी असीमित ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं और चूँकि हमारे साधनों का वैकल्पिक प्रयोग एक से अधिक प्रयोग हो सकता है, अतः हम चुनाव करते हैं कि अपने किस ज़रूरत के लिए साधन का प्रयोग करें और किस ज़रूरत को भविष्य के लिए टाल दें यानी अभी प्रयोग नहीं करें। तो रॉबिन्सन का कहना है कि अर्थशास्त्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। हाँ, साधनों की एक विशेषता ये है कि उनका वैकल्पिक प्रयोग एक से अधिक प्रयोग हो सकता है। अतः मनुष्य अपने विभिन्न जरूरतों की सूची लिस्ट बनाता है और उनके तीव्रता के आधार पर, तेजी के आधार पर चुनाव करता है कि अपने साधन का किस आवश्यकता पर प्रयोग करें। तीन चार चीज़ें इनके डिफिनीशन में इम्पोर्टेंट हैं। रॉबिन्सन के डिफिनीशन में पहला कि हमारी ज़रूरतें असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। दूसरा, उनको पूरा करने के जो साधन हैं वे सीमित हैं। तीसरा, जो भी साधन हमारे पास हैं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनका वैकल्पिक प्रयोग अल्टरनेटिव यूज यानी एक से अधिक प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे हमारे पास रुपया है, इंडियन करेंसी, उससे हम मकान भी बना सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, कपड़ा भी खरीद सकते हैं, स्कूल फी भी दे सकते हैं। मल्टी यूज है इसका। जैसे हमारे पास ज़मीन है, उस पर खेती भी कर सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं। दूध है हमारे पास, उससे दही भी जमा सकते हैं, चाय के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं और उसका छेना फाड़ कर मिठाई भी बनाया जा सकता है। यानी जो भी हमारे पास सोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनके डिफिनीशन में कि सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक जैसी नहीं होती। हमारी आवश्यकताएं अनंत तो हैं, लेकिन सभी आवश्यकताएं एक समान महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक जैसी उनको पूरा करने की एक जैसा तेजी नहीं है। अतः हम यहीं पर चुनाव का समस्या होता है। हम चुनाव करते हैं कि वर्तमान में किस ज़रूरत को पूरा करें और किसको भविष्य के लिए त्याग दें, छोड़ दें, टाल दें। तो जहाँ भी ये चार चीज़ें एक साथ मौजूद होंगी वहीं आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा, डॉक्टर रॉबिन्सन का कहना है। जहाँ भी ये चार चीज़ें एक साथ मौजूद होंगी वहीं पर आर्थिक समस्या मौजूद होगी। जैसे हमारे पास ज़मीन है, दो ऑप्शन है ज़मीन के बारे में, या तो हम खेती करें या मकान बनवाएं। अगर हमारे पास, अब हम देख लें कि खेती करना और मकान बनवाना दोनों में कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम ज़मीन का प्रयोग, उसके लिए ज़मीन का प्रयोग करें। तो चूँकि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, एक से अधिक प्रयोग हो सकता है, अतः मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतों की सूची बनाता है तीव्रता क्रम में, तेजी के क्रम में, यानी महत्व के क्रम में, कि कौन साधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन साधन कम महत्वपूर्ण है, और जो साधन कौन सी आवश्यकताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण है। जो आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी अधिक तीव्र तेज होती हैं, उनको पहले पूरा किया जाता है, और जो कम तीव्र होती हैं उनको बाद में पूरा किया जाता है। यानी यहीं पर चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि अपने साधन का हम अपने किस ज़रूरत पर पूरा करें।
तो इसलिए कहा जाता है कि चॉइस का प्रॉब्लम है अर्थशास्त्र में, चुनाव की अर्थशास्त्र जो है चुनाव की समस्या है। ये रॉबिन्सन की परिभाषा वैज्ञानिकता के काफ़ी नज़दीक है और लॉजिकल भी है। अब आते हैं, चौथा कंसेप्ट आया विकास की अवधारणा। इनके बाद कंसेप्ट आया विकास की अवधारणा। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि स्कार्सिटी कंसेप्ट में ही थोड़ा सा ऐड करके इसको लाया गया है। दुर्लभता सीमितता की अवधारणा ये बताता है कि हमारे साधन सीमित हैं, उनका वैकल्पिक प्रयोग करके हम अपने तीव्र आवश्यकताओं को पहले पूरा करते हैं। अब इसमें आगे थोड़ा सा ऐड कर रहा है डेवलपमेंट संबंधी अवधारणा कि भाई साधन सीमित हैं तो उनको बढ़ाने का उपाय किया जाए। विकास की अवधारणा ये बता रहा है कि सीमित साधनों को बढ़ाने का, सीमित साधनों में इंक्रीज करने का उपाय किया जाए। अर्थशास्त्र में सीमित साधनों को हम बढ़ाने का उपाय करते हैं ताकि बढ़ाकर, सीमित साधनों को बढ़ाकर लोगों का जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं, यानी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और जिस देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना ही बेहतर होता है उस देश को विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। यानी थोड़ा सा एड ये हुआ है स्कार्सिटी कंसेप्ट की तुलना में। इसमें स्कार्सिटी कंसेप्ट में केवल ये कहा गया है कि साधन सीमित हैं और मनुष्य अपने आवश्यकताओं के तीव्रता क्रम में उन सीमित साधनों का प्रयोग करते हैं, चुनाव करता है। इसमें उसी को जो हमारे पास स्केयर मीन्स हैं, सीमित साधन हैं, उस पर बल दिया गया है कि उसको बढ़ाया जाए। उस अर्थशास्त्र में उसको बढ़ाने का उपाय किया जाता है ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। और जब लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा तब ओवरऑल डेवलपमेंट यानी देश का विकास होगा। इसके जनक, इसमें डेवलपमेंट संबंधी कंसेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट नाम प्रोफेसर P.A. सैमुअल्सन का आता है, सैमुअल्सन का नाम आता है। अब इनके डिफिनीशन को हमने नहीं लिखा है क्योंकि मेन तीन तरह का डिफिनीशन यही है: वेल्थ कंसेप्ट, वेलफेयर कंसेप्ट, स्कार्सिटी कंसेप्ट। डेवलपमेंट कंसेप्ट में ये बिल्कुल नया चीज़ नहीं है, रॉबिन्सन को ही फॉलो किया गया है। इसमें रॉबिन्सन के डिफिनीशन में थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई है, थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है कि हमारे पास जो स्क्वायर मीन्स हैं, सीमित साधन हैं, उसको बढ़ाया जाए। क्यों नहीं उसको हम बढ़ाएं ताकि बढ़ाकर अपने सीमित आवश्यकताओं में से अधिक को पूरा करें और इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर सुधरे और देश का विकास हो। तो संक्षेप में मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, उसके डिफरेंट कंसेप्ट कैसे हैं, और इस सारे डिफिनीशन में ये तीसरा स्कार्सिटी कंसेप्ट और डेवलपमेंट कंसेप्ट, यही कंसेप्ट अर्थशास्त्र का लेटेस्ट डिफिनीशन है। अब अगले क्लास में इसको पढ़ा जाएगा। हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे।